हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा, आरआई की प्रिपरेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको पता ही होगा, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन किए थे। कौन से? 2022 के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनको। ठीक है, देखो आपको पता ही होगा, जिस मर्जी आप एग्जाम को प्रिपेयर कर लो, ठीक है, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ना बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको पता ही हो 2024 में आपकी 16 जून को आपका एग्जाम होने वाला आरआई का। और आपको पता है आरआई कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और हर बच्चे का सपना होता है कि हम आरआई के थ्रू अपनी 4A इंटीग्रेटेड बीएड को कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ से बीएड करने का सपना बहुत सारे बच्चों का होता है, तो कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो इस सीरीज में हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद 23 का भी हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन क्लासेस को, इन वीडियोस को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहो ताकि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप मिल जाएगा ASUG, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे हमारा मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आरआई से रिलेटेड हमने पूरा मॉक टेस्ट बना रखा है, जो कि स्ट्रिक्टली जो आरआई का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रख करके फॉर्म किया गया, बनाया गया है। तो आप उसे भी बाय कर सकते हो, बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप उन्हें बाय कर लोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हो और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम इस क्लास में भी हम प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करके देखते हैं। आपको पता ही होगा, हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, आप सबको याद होगा। ठीक है, आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ मैंने कुछ भी अपनी मन से कुछ भी अपना क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है। A to Z सारे के सारे आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, सारे के सारे 2022 के क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका मेन काम क्या है, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट करना, ढंग से काम करे या नहीं, उन्हें वैलिडेशन प्रोवाइड करना, इन सबका काम कौन करता है? यूजीसी करता है। तो यूजीसी का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी करंट की सिनेरियो की अगर बात करें, जो करंट चेयरमैन है यूजीसी के वो कौन है? प्रोफेसर महुदल जगदीश कुमार। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो 11th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रोफेसर ममिताला जगदीश कुमार। ठीक है, क्लियर है? तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट है। देखो आप सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, देखो आप सब भले ये वीडियो जो है ऑफलाइन फॉर्म में आप देख रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, बट जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूं, ऑप्शन बताओ, आप खुद एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश क्या करो। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना आंसर बैठता जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो आप सब अटेम्प्ट किया करो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप खुद से अटेम्प्ट करो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरआई के एंट्रेंस एग्जाम में। आरआई का जो एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे उसके अंदर 30 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन कम नहीं होते, बहुत ज्यादा, 80 में से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 40% के आसपास वेटेज सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझो इसे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया 11th का करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट होगा प्रोफेसर ममिताला जगदीश कुमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया जो है, डायलेक्सिया जो है उसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या हाईलाइट करता है बच्चों को, क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अटेंशन डेफिशिएंट सिंड्रोम, इसमें बच्चों का अटेंशन जो है वो चला जाता है, या फ्लुएंसी रीडिंग, या रीडिंग की जो फ्लुएंसी है वो हो जाती है। ठीक है, या इनेबिलिटी, या इनेबल हो जाता है बच्चा रीड फ्लुएंटली, यानी बच्चा जो है चीजों को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता है, या इनेजिंग इन जो रिप्रिंटिंग जो लोकोमोटर एक्शन होता है। देखो लोकोमोटर एक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोकोमोटर एक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी बॉडी पार्ट्स या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनका ना हो पाना, ढंग से जब बच्चा मेंटली फिजिकली नहीं डेवलप कर पाता तो उसे लोकोमोटिव एक्शन डेफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे डायलेक्सिया जो है वो ये दिखाता है कि बच्चा जो है ना फ्लुएंटली चीजों को रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब बच्चा फ्लुएंटली चीजों को रीड नहीं कर पाएगा तो उससे हम क्या कहेंगे, डायलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो 12th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो 12th का करेक्ट आंसर थर्ड है। तो इन चीजों को ध्यान समझो, इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एक चीज और आप करना, बहुत ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, हमारे जो टेलीग्राम चैनल, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा होगा, आप जरूर उसे ज्वाइन कर लो, आप सभी बच्चे उसे जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको वैल्यूएबल
जो भी इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स है, वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपका जो आरआई का एग्जाम है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट ना मिस हो। ठीक है, कुछ भी अगर हम इंपॉर्टेंट मटेरियल अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से वहां से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल आपको फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो 12th क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, कि डिलेक्सिया किसे कहा जाता है? इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली चीजों को ना पढ़ पाना। ठीक है, 13th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग? इनमें से कौन सा जो है इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है? ठीक है, इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी बेस्ड मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखो, जिन बच्चों को पता मतलब कोर्स बाय कर रखा होगा उन्हें पता होगा, मैंने ये सारे टॉपिक इन सभी मेथड्स को अपनी जो क्लासेस है उसमें प्रोवाइड किया है, बताया हुआ है। तो आप आरआई की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कोर्स है वो भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, वो भी हमारे प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स भी मिल जाएगा, बहुत सारे कंटेंट हमारे जो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। आप एक बार डाउनलोड करके जरूर चेक करो। और सबकी प्राइसिंग बहुत रीजनेबल रखी गई है ताकि सभी बच्चे इजिली उसे अफोर्ड कर सके और क्वालिटी एजुकेशन अवेल कर सके। ठीक है, चलो तो देखो, सबसे पहले आप सबको पता होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है, हम चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली शो करके दिखाते हैं, इससे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। ठीक है, सेम इंक्वायरी बेस्ड मेथड में क्या है, बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ करके उनको आंसर देने की कोशिश करते हैं, पार्टिसिपेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, देन 4th क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या है, बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व किया जाता है या उनके सामने प्रॉब्लम पुट किया जाता है और उनसे आंसर निकलवाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो तीनों मेथड है, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, ठीक है, या इंक्वायरी बेस्ड मेथड हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, ये काफी इफेक्टिव मेथड कहलाते हैं। बट यहाँ पे नॉट पूछा है कौन सा इफेक्टिव मेथड नहीं होता है। ध्यान रखना, लेक्चर मेथड को उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। रीजन बिंग, लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर जस्ट लेक्चर दे रहा होता है, चीजों को डिलीवर कर रहा होता है और बच्चे जो है उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, चुपचाप बच्चे सुन रहे होते हैं उस लेक्चर को, इसलिए इसे ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 लेक्चर मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना, नॉट द इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सा इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेक्चर मेथड। चलो 14th क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक बाय द टीचर इज, अगर एज अ टीचर आपको नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो उसका बेस्ट मेथड कौन सा होगा, सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला पॉइंट दे रखा है गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन, एक ब्रॉड आउटलाइन दे दो, यानी उस चैप्टर के बारे में ब्रॉड लेवल पे बता दो, अच्छे लेवल पे बता दो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीज है, ये सब कुछ एक बार बता दो बच्चों को। सेकेंड है रिलेटिंग टू डे एक्सपीरियंस, उस चैप्टर को डे टू डे एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर दो ताकि बच्चे भी इंटरेस्ट लेके समझने लगे, सुनने लगे कि इसे पढ़ने से मुझे क्या पता चला है। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अगर आप देखो, अगर जिन बच्चों को पता होगा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आज बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, मान लो मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं बच्चों को क्या करूंगा, पहले ब्रॉड आउटलाइन दे दूंगा कि हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बैंक्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, A to Z सब कुछ बता दूंगा। देन उस बच्चों को ना डे टू डे एक्सपीरियंस से जोड़ने के लिए मैं उनको एक चीज बोलता हूं कि आपको पता है कि नोट कैसे छापे जाते हैं हमारे देश में, बैंक जो है आरबीआई जो है नोट कैसे छापता है। ठीक है, क्या नोट छापने के ऊपर कोई रूल है? क्या हमारे देश की गवर्नमेंट, आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि हमारे देश की गवर्नमेंट बहुत सारे नोट छाप दे और सभी गरीबों में बांट दे ताकि हमारे देश की गरीबी ही खत्म हो जाए? ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो इस टाइप से डे टू डे जो एक्सपीरियंस होता है उसके साथ कनेक्ट करके कुछ क्वेश्चन पुट किया जाए ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए, क्यूरियोसिटी जगे कि हाँ मैं इस चैप्टर को ध्यान से समझूंगा, सीखूंगा तो मुझे इन सवालों का जवाब मिल जाएगा जो मेरे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, और रिकॉर्ड एज अ टीचर आपको बच्चों के प्रीवियस नॉलेज भी जान लेनी चाहिए उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आप कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो क्लास के अंदर तो तीनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ब्रॉड आउटलुक दे दो, ठीक है, डे टू डे एक्सपीरियंस से जोड़ दो, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक कर लो ताकि उसके बेसिस पे बच्चों को पढ़ा सको। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो तीनों पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा, 1, 2 and 3। क्लियर है? तो जो 14th क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है? 3 है, 1, 2, 3। आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो आते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। द एम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी, आपको पता है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करती है, इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस है जो कि टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, चाहे वो बीएड कराते हो, फॉरेन इंटीग्रेटेड बीएड कराते हो, या जो भी एमएड कराते हो, या जो भी कोर्सेज करा रहे, बीएलएड करा रहे, बीटीसी करा रहे, इन सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है?
एनसीटीई करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन करती है, ठीक है। इनका मेन एम क्या है, तो देखो ऑप्शन है आपके पास, टू ओपन न्यू कॉलेज ऑफ एजुकेशन और सारे कॉलेज खोलना, या टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, या स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना, या टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन के अंदर रिसर्च को प्रमोट करना, या टू प्रोवाइड ग्रांट टू कॉलेज फॉर एजुकेशन, या एजुकेशन के लिए कॉलेजेस को ग्रांट पैसे प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। तो बताओ एनसीटी का मेन एम क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर मेन एम की बात करें एनसीटी का, तो ध्यान रखना उनका मेन काम क्या है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो भी बीएड या अलग अलग जो कोर्सेज है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए ताकि वहां से क्वालिटी टीचर निकले, क्योंकि आपको पता ही है टीचर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी नेशन बिल्डिंग में। देश को अगर बनाना है, एक विश्व गुरु बनाना है हमारे देश को, तो उसके लिए टीचर का बहुत अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को कौन इंश्योर करता है, एनसीटी इंश्योर करता है कि जो भी कॉलेज है वो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करे और क्वालिटी टीचर प्रोड्यूस हो ताकि वो आगे जाके सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से सर्व कर सके, ठीक है। तो ये मेन एम है हमारे एनसीटी का, ठीक है। ध्यान रखना जो 15th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है। चलो 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्लास 6 स्टूडेंट कैन बी टॉट बेटर बाय क्लास 8 स्टूडेंट देन टीचर। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्लास 6 के बच्चों को ना क्लास 8 के बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं, टीचर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलो अगला है ओनली टीचर कैन टीच, सिर्फ टीचर ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है साइलेंट इन द क्लास इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड टीचिंग। अगर क्लास में साइलेंस है, चुपचाप बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि टीचिंग अच्छा किया जा रहा है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन नॉइज रिफ्लेक्ट दी बैड क्लासरूम कंट्रोल, और नॉइज जो है ये दिखाता है कि क्लासरूम को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। ध्यान से देखो, जब भी आपको ऐसा लगे कि ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, तो आपको ये चूज करना होता है सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है, अलग अलग सिनारियो में सोच करके, ठीक है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में ना आपको ये प्रॉब्लम हमेशा आई, इस क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आने वाली है। आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। तो ऐसे सिनारियो में आपको ये चेक करना है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर लूँ, सबसे पहले आपको पता ही होगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, सॉरी गलत है, ये आपको समझ आ रहा होगा, इसमें तो समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत लिखा है। थर्ड ऑप्शन देखो ओनली टीचर कैन टीच, क्या सिर्फ टीचर पढ़ा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आपके पेरेंट्स भी आपको पढ़ा सकते हैं, वो भी उनसे भी आप डे टू डे आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, सोसाइटी से भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो पढ़ाने का काम सिर्फ टीचर नहीं करते, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत है। अब मेन कंफ्यूजन है थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आंसर फोर्थ लग रहा हो, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसका करेक्ट आंसर थर्ड है, जो आंसर की में भी दे रखा था, थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैं रीजन बताता हूं पहले। देखो सबसे पहले डी ऑप्शन पे आते हैं, मतलब फोर्थ ऑप्शन पे आता है नॉइज रिफ्लेक्ट दैट बैड क्लासरूम कंट्रोल। नॉइज जो है वो ये दिखाता है कि क्लासरूम को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो कई बार क्या पार्टिसिपेशन में क्या होता है, हम ना बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर लेते हैं, डिस्कशन मेथड होता है, डिस्कशन मेथड में ना बातें कर रहे होते हैं, सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब डिस्कशन होगा तो थोड़ी ना थोड़ी जो नॉइज है, आवाज जो है होनी है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टीचिंग अच्छा नहीं किया जा रहा, वहां पे हम मेथड ही ऐसा यूज करें जहां पे थोड़ा सा नॉइज होना ही होना है। डिस्कशन मेथड हो सकता है, क्वेश्चन आंसरिंग मेथड हो सकता है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि नॉइज जो है वो बैड टीचिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। हाँ, थर्ड क्यों सही है वो समझो। देखो साइलेंस इन द क्लास इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड टीचिंग। साइलेंस जो है मोस्टली सिनेरियो में साइलेंस ये दिखाता है कि क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, टीचर अगर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हो, तो क्लास पूरी शांत हो जाती है। नालायक से नालायक बच्चा, जो बैक बेंचर होते हैं वो भी ध्यान से चीजें सुनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, इतना ज्यादा जो प्रैक्टिकल जो डे टू डे जो चीजें उससे कनेक्ट करके पढ़ा रहे होते हैं कि हर कोई समझना सीखना चाहता है। तो साइलेंस जो है काफी तक ये रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ क्लासरूम बढ़िया तरीके से चल रही है, टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जो 16th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा, साइलेंस इन द क्लास इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड टीचिंग, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इन, ठीक है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आप सबको पता ही होगा स्टेट लिस्ट किसे कहते हैं। स्टेट लिस्ट उन, देखो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनी हुई है जिसमें
कि इन चीजों के ऊपर कौन कानून बनाएगा, ठीक है, ये चीजें बता रखी है, ठीक है। जैसे अगर बात करें जो एक्सटर्नल अफेयर है, ठीक है, विदेशियों के साथ हमारे कैसे रिश्ते होंगे, कैसे टैकल करेंगे, वो किसके अंदर आता है, हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसके ऊपर कानून बना सकती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कुछ ऐसी चीजें जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन, यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों, ठीक है। इनको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों की जिम्मेदारी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन वो किसके अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो जो 17th क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है। चलो 18th क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय दी। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है आपको और क्वेश्चन पूछा है तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाय दी। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कौन सी चीज रिफ्लेक्ट करिए, सबसे ऑप्शन पहला ऑप्शन है पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कितने परसेंट स्टूडेंट आपकी क्लास में पास हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है। या अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, या क्लास में बच्चे कितने अटेंडेंस क्या है वो रिफ्लेक्ट करती है। या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। या ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन दी क्लास, या क्लास में कितने देर तक साइलेंस रहता है, ये बताता है कि इफेक्टिव टीचिंग चल रहा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ टीचिंग चल रहा है। देखो सबसे पहले इसका खुद से आप अटेम्प्ट करके देखो एक बार कमेंट में, ठीक है। बाकी मैं एक बार बताता हूँ इसका। देखो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इसका आंसर बता दूं। जो आंसर की रखी थी उसमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा था, ठीक है। जो आंसर की था 18 का करेक्ट आंसर क्या दे रखा था, 3 दे रखा था। सिंपल सा इसका रीजन है, देखो पास परसेंटेज या अटेंडेंस जो है कभी भी ये डिफाइन नहीं करती कि टीचर अच्छा पढ़ा रहे या बुरा पढ़ा रहे। मेन चीज क्या डिफाइन करती है कि बच्चे किस क्वालिटी, किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो एज अ टीचर अगर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा डीप में बच्चों को पढ़ा रहे हो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रहे हो, तो बच्चे भी उसी लेवल का आईक्यू मेंटेन करते जाते हैं और चीजें और भी अच्छी अच्छी चीजें वो पूछते जाएंगे। क्लास में अगर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तो बच्चे भी उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ये इंश्योर करता है, क्वालिटी एजुकेशन को ये दिखाता है कि बच्चे किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बच्चे तभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे जब टीचर बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे होंगे, तो ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है कि बच्चे किस क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो 18 क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर 3 है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अंदर ग्रेड 11 एंड 12 को किसके अंदर रखा गया है। ध्यान रखना, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर ग्रेड 11 एंड 12 को सेकेंडरी लेवल में रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, ये याद रखने वाली चीज है, बहुत जरूरी है। सेकेंडरी लेवल में रखा गया है, ठीक है, 11 12 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन पे। द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का सही टाइम कौन सा होता है। सबसे पहला ऑप्शन है व्हेन द इंस्ट्रक्शन एज बिगिन, जब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है या जब इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है। यानी कि एक तरह से क्लास कैसे, तो क्लास के स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, या क्लास के एंड में, या एट द एंड ऑफ मेजर पोर्शन, मेजर यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या इंस्ट्रक्शन का मेजर पोर्शन जब एंड हो जाए, खत्म हो जाए तब पूछना चाहिए, या थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के थ्रू आउट हमें पूछना चाहिए। तो देखो अगर बात करें 20 क्वेश्चन की तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 4 है। देखो आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब चेक करना है कि बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, जो पढ़ा रहे हो क्या बच्चे सीख पा रहे हैं, उनसे क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो कैसे पता चलेगा, टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे। ये थोड़ी ना कि लेक्चर खत्म हो गया तब पूछेंगे, या लेक्चर के स्टार्टिंग पूछेंगे, जब मेजर जो पोर्शन है वो खत्म हो जाए तब पूछेंगे, नहीं। आप टाइम टू टाइम पूछो, जैसे जैसे लेक्चर चलता जा रहा है बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछते चलो, ताकि आप खुद एज अ टीचर आप इंश्योर कर सको कि आप बच्चों को चीजें समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो जो 20 क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा। आई होप आपको ये आज जो मैंने 10 क्वेश्चन कराए वो आप सबको समझ आए होंगे। आपको पता होगा प्रीवियस क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में जो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम बाकी सेक्शन को भी उठाएंगे। इसके अलावा 2023 है ये 2022 का, देन 2023 का भी क्वेश्चन पेपर हम ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है आपका एग्जाम 16 जून को होने वाला है, उससे पहले हम सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूरा हम कंप्लीट कर चुके होंगे। बाकी मैं क्लास को वाइंड अप करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसे जरूर ज्वाइन कर लो। और दूसरी चीज आप प्ले स्टोर पे जाओ, ACUG, ठीक है, ACES
UG। आप इसे सर्च करके देखो, आप हमारा ऐप मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप उसमें देखोगे तो आपको RI के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसे आप बाय करो, आपको बहुत ज्यादा आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे और आप एक तरह से उन मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करके शॉर्ट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन RI के अंदर हो जाएगा। चलो, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।